नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार बेहरवा, सहायक आचार्य राजनीति शास्त्र, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज हम बीए थर्ड के सेकंड पेपर में विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय विकास चैप्टर पर चर्चा करेंगे कि विश्व युद्ध के बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में क्या क्या विकास होता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध ने उन परिस्थितियों को समाप्त कर दिया जिन पर 19वीं शताब्दी की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आधारित थी। वर्तमान विश्व के जो नए परिवर्तन हुए उनके अंदर राष्ट्रीय राज्य एक बड़े संघ में विलीन होते जा रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर जो प्रभाव डालने वाले द्वितीय महायुद्धोत्तर तत्वों और आधुनिक उभरती हुई प्रवृत्तियों का हम यहाँ विवेचन करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहला अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय कोई प्रभाव पड़ा तो ये था कि यूरोपीय जो प्रभुत्व था उसका अंत हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो पहले यूरोपीय प्रभाव था उसका धीरे धीरे अंत होता चला गया। यूरोप के अंदर जो विशाल साम्राज्यों की स्थापना की गई थी, जैसे इटली है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये महाशक्तियाँ जानी जाती थी, धीरे धीरे इनकी शक्तियाँ छिन भिन्न हो गई, अर्थव्यवस्था छिन भिन्न हो गई और इनका जो स्थान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने ले लिया था। दूसरा जो प्रभाव पड़ा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो था परमाणु युग का सूत्रपात। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर चाहे वो अमेरिका हो, चाहे सोवियत संघ हो, चाहे अन्य महाशक्तियाँ हो, उन्होंने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए परमाणु शस्त्रों को बनाना शुरू कर दिया और आपस में परमाणु जो शक्तियाँ, परमाणु जो हथियार थे उनको लेकर एक दूसरे में होड़ मच गई। और ये जो युग था, ये मैक्स लर्नर ने इसके लिए कहा था कि ये अति मारकता का युग है, द एज ऑफ ओवरकिल। और एक ये जो हथियार थे, परमाणु हथियार थे, वो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में मारक क्षमता रखते थे, बहुत ही खतरनाक थे। 1945 के अंदर जो जापान के ऊपर अमेरिका ने जो बम गिरा है उसके बहुत ही दुष्परिणाम निकले। बटन बॉडी ने कहा है कि परमाणु बम के कारण सार्वभौमिक परिवर्तन केवल यही नहीं हुआ कि युद्ध अधिक हिंसक हो गया, बल्कि ये भी हुआ कि इसमें सारी हिंसा का प्रयोग थोड़ी सी देर में हो जाता है। तीसरा, एशिया व अफ्रीका का जागरण हुआ और संप्रभु राज्यों की संख्या में वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में धीरे धीरे परिवर्तन। एक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में राज्यों की संख्या पहले से अधिक बढ़ गई। जो राज्य परतंत्र थे वो धीरे धीरे आज़ाद हुए और आज़ाद होकर एक संप्रभु राज्य बने। तो यूनाइटेड नेशन के अंदर संप्रभु राज्यों की संख्या बढ़ती चली गई। चौथा, साम्यवाद का विस्तार। इटली तथा जर्मनी साम्यवाद के कट्टर शत्रु थे, परंतु इनकी पराजय के पश्चात पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का प्रचार होने लगा। चीन के अंदर साम्यवाद बढ़ता चला गया और अन्य जो देशों में भी पूंजीवाद को साम्यवाद ने चुनौतियां प्रदान की। पांचवा, सैनिक गुटबंदी। साम्यवादियों का बढ़ता हुआ प्रभाव एवं सोवियत रूस की बढ़ती हुई शक्ति के कारण पश्चिमी राष्ट्रों को गहरी चिंता में डाल दिया। वे सोवियत रूस और अन्य साम्यवादी देशों के विरुद्ध सैनिक गुटों का निर्माण करने के लिए लग गए। विश्व में 2 गुटों का सैनिक गुटों का निर्माण हुआ, एक सोवियत संघ के नेतृत्व में और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में। छठा, शीत युद्ध। जर्मनी और जापान की पराजय के पश्चात ये युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध जो गोलियों और बम का जो युद्ध था वो समाप्त होने लगा और साम्यवादी पूंजीवादी देशों में एक नए ढंग का युद्ध प्रारंभ हुआ जिसको हम शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध में एक तरह से ये आपस में एक दूसरे का आंतरिक रूप से विरोध करते थे। शीत युद्ध
में पूरा विश्व दो खेमों में या दो शिविरों में बढ़ चुका था। ये शस्त्रों के अतिरिक्त अन्य सभी उपायों से एक दूसरे को स्थिति को ये दुर्लभ बनाने का प्रयत्न करते रहे। सातवां, गुट निरपेक्षता। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात नए संप्रभु राज्यों का निर्माण हुआ जो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। न तो वो पूंजीवादी अमेरिका के साथ जाना चाहते थे और न ही वो सोवियत संघ के साथ में जाना चाहते थे। वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। इसी को लेकर एक गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ होता है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, टीटो और इनका बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने एक नए मंच की स्थापना की जो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का अंत। साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी शक्तियां इस युद्ध में स्वयं संकट में पड़ गई। कुछ यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियां तो हार गई और उनके हारते उपनिवेशों में राष्ट्रीय सरकारें स्थापित हो गई। अफ्रीका और एशिया में जो अब तक विश्वास था कि यूरोपीय शक्ति अजय है, उनके उपनिवेश स्वतंत्र हो गए। द्वितीय महायुद्ध ने विश्वास समाप्त कर दिया। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का धीरे धीरे अंत होने लगा और तृतीय विश्व के देशों का उदय होता है। नौवां, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति हुई। युद्ध एक संपूर्ण युद्ध बन गया। साथ ही जो छोटी और मध्यम श्रेणी और महाशक्तियां भी बनी और 1945 के बाद में सुपर पावर भी अमेरिका और सोवियत संघ बन गए। धीरे धीरे इनके बीच में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति हुई। 10वां, महाशक्तियों की संख्या में कमी। द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोपीय शक्तियां बहुत पावरफुल थी और महाशक्तियों की संख्या ज़्यादा थी, जिनमें फ्रांस है, ब्रिटेन है, इटली है, जर्मनी थी। मगर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात में सिर्फ दो ही महाशक्तियां रह गई। एक पूंजीपतियों के लिए, पूंजीपतियों का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और साम्यवादी शक्तियों का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। 11वां है ध्रुवीयता से भूकेंद्रवाद की ओर। पिछले कुछ वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय जगत द्वितीय युद्ध से सने सने भूकेंद्रवाद की ओर अग्रसर हो रहा है। 1964 में अणु बम और 1967 में हाइड्रोजन बम का निर्माण करके साम्यवादी चीन विश्व नेतृत्व के लिए सोवियत रूस और अमेरिका का प्रतिद्वंदी बन गया। दोनों महाशक्तियों से भी अन्य जो शक्तियां हैं वो धीरे धीरे उदय होता है। एशिया में भारत है, चीन है, जापान है, नए शक्ति केंद्र हैं जो विश्व शक्ति संतुलन की ओर मोड़ देने में सक्षम है। मध्य पूर्व में तेल उत्पादक राष्ट्र, यूरोप में फ्रांस और जर्मनी शक्ति केंद्र है जिनकी उपेक्षा करना भूल होगी। राष्ट्रवाद का नया स्वरूप। मार्गेंतो का कहना है कि किसी भी एक तत्व ने 20वीं शताब्दी के मध्य बिंदु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप और संरचना पर इतना प्रभाव नहीं डाला जितना राष्ट्रवाद के इस परिवर्तित स्वरूप ने डाला। प्रथम एकमात्र राष्ट्रीय नीतियों का प्रसार हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा की पूर्व व्यवस्था थी। राष्ट्रीय शक्ति का निरंतर विकास हुआ। जब तक ये बड़े राष्ट्रों के मानसिक दृष्टिकोण घेर लेता है, राष्ट्रवाद का जन्म होता रहा और विश्व भर में राष्ट्रवाद का प्रसार होता है। 13वां, तीसरे विश्व का बढ़ता हुआ महत्व। एक ऐसा समय था एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था, किंतु आज तीसरे विश्व के नवोदित राष्ट्र अविकसित और छोटे होने के बावजूद अपनी संख्यात्मक शक्ति के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। 14वां है नव उपनिवेशवाद। विकसित और समृद्ध देश ऐसी आर्थिक नीतियों का अनुसरण करने लगे कि विकासशील देशों का अनवरतक आर्थिक शोषण होता रहे। पश्चिमी देशों का साम्राज्य आज खत्म हो चुका है, परंतु शोषण का एक नया स्वरूप नव उपनिवेशवाद के रूप में विकसित होता चला गया।
उत्तर बनाम दक्षिण का संघर्ष। आज विश्व में उत्तर बनाम दक्षिण का संघर्ष हो चुका है। यदि उत्तरी ध्रुव को केंद्र मान ले तो केंद्र के निकटतम प्रदेश समृद्ध और औद्योगिक राष्ट्र है और जो परिधिस्थित प्रदेश उद्योग दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र का बढ़ता हुआ परिवार। 1945 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या 51 थी, जो आज बढ़कर करीबन 192 हो गई है। आज ने केवल संयुक्त राष्ट्र की सदस्य संख्या में वृद्धि हुई है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी सक्रिय भूमिका भी बढ़ी है। तो आज हमने देखा कि द्वितीय विश्वोत्तर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में क्या क्या विकास होता है, क्या क्या इसका प्रभाव होता है, उसको हमने आपको बताया। धन्यवाद।